गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। और सक्सेस कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाने का और कुछ नए टॉपिक्स बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो चिल्ड्रन, आज हमारा आपके साइंस के ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर के पाँचवा क्लास जो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इससे पहले चिल्ड्रन हमने पढ़ा अभी तक कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है, आइस क्या है, आइस के विषय में। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ग्लास प्रिज्म के थ्रू कैसे होता है। ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म आज का टॉपिक है हमारा, और इसी के बारे में हम जानेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। इससे आगे भी कई टॉपिक हमको पढ़ने को मिलेगा, जैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ, रेनबो फॉर्मेशन हुआ, ये सारी चीज़ें आपको आज के वीडियो में पता चलेगा। और अभी तक तो हमने इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, यानी कि इससे पहले वाले प्रीवियस जो चैप्टर था हमारा रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, उसमें हमने पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, यानी ग्लास प्रिज्म कह रहे हैं मतलब कि ग्लास स्लैब के द्वारा हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा है और पढ़ लिया है पहले ही चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन कैसे होता है किसी लाइट का। तो चलिए चिल्ड्रन, आज का डिस्कशन, हमारा जो टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म है। इसके ऊपर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। चिल्ड्रन, जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, किसी भी ग्लास प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं कि ग्लास प्रिज्म होता क्या है। तो ग्लास प्रिज्म एक ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ग्लास प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विच हैज या विच कॉन्सिस्ट टू ट्रायंगुलर पार्ट्स एंड, या कह ले तो टू ट्रायंगुलर एंड्स एंड थ्री रेक्टेंगुलर साइड्स विच इज नॉट पैरेलल टू द ऑपोजिट फेसेस। ठीक है, तो जैसे कि मैं प्रिज्म बना रहा हूँ आपको, एक्चुअली प्रिज्म कैसे बनता है ये मैं बता रहा हूँ, और प्रिज्म होता कैसा है। तो ये हमारा प्रिज्म रहा। ठीक है, एक्चुअली प्रिज्म ये होता है। ठीक है, जैसे कि F1 यानी फेस 1, फेस 2, और ये दो ट्रायंगुलर से एंड्स हो गए, पार्ट्स, ये ट्रायंगुलर पार्ट्स और दूसरा ट्रायंगुलर पार्ट्स ये हो गया। ठीक है, जो कि आपको पीछे से दिखता है। ऐसे ये रियल हमारा ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, लेकिन जब हम फिगर के अकॉर्डिंग शो करते हैं तो बस हम ऐसे ही एक ट्रायंगल के माध्यम से दिखा देते हैं कि ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली उसका फेस होता है ऐसे। ट्रायंगुलर प्रिज्म का फेस ऐसे होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम कुछ बातें जानें कि अब ये तो आप ट्रायंगुलर प्रिज्म जान गए कि ट्रायंगुलर प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, तो अब इसमें जानेंगे कि हाउ और ट्रायंगुलर प्रिज्म रिफ्रैक्ट और लाइट, है ना, कि कैसे एक ट्रायंगुलर प्रिज्म लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चिल्ड्रन, मैं बता दूं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, यानी कि ग्लास प्रिज्म से जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है उससे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था। जैसे कि हम जानते थे कि किसी भी ग्लास स्लैब के द्वारा क्या होता था कि जब रिफ्रैक्शन हम कराते थे, ये नॉर्मल रे ऑफ ये हो गया, कह लें तो नॉर्मल रे हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर नॉर्मल रे पड़ता था तो ये बेंड हो जाता था, और बेंड होने के तत्पश्चात ये क्या होता था, जब दूसरे सरफेस पे पहुँचता था तो ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होता था, और ये जो होता था वो एक दूसरे के क्या होते थे, पैरेलल होते थे। यानी कि हम जानते हैं कि थ्रू अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब, द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि इसमें ग्लास स्लैब के द्वारा जो रिफ्रैक्शन होता था उसमें इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे होता था वो एक दूसरे के पैरेलल होते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। यानी कि थ्रू ए ग्लास स्लैब जैसे रिफ्रैक्शन होते हैं ग्लास स्लैब के थ्रू, वैसा रिफ्रैक्शन हमारा प्रिज्म के थ्रू नहीं होता। यानी कि इसमें जो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे होते हैं वो पैरेलल नहीं होते इसमें, इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, यानी जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ग्लास प्रिज्म के द्वारा होता है
उसमें इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो हम जानते हैं कि देखिए कैसे होता है, अब इसके बारे में बताएंगे कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट बेंड्स टुवर्ड द थिकर पार्ट ऑफ द प्रिज्म, थिकर पार्ट ऑफ द प्रिज्म, या फिर कह लें इन अदर वर्ड्स व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म इट बेंड्स टुवर्ड द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, ये बेंड होता है किधर, ट्रायंगुलर प्रिज्म के बेस की ओर, या फिर कह लें तो उसके थिकर पार्ट जो होता है प्रिज्म का उसकी ओर। चलिए ये मान लिए कि हमारा प्रिज्म हो गया एक, ये हमने प्रिज्म लिया है। ठीक है, अब इससे हम रिफ्लेक्शन कराएंगे, देखिए कैसे। ये देखिए यहाँ से अगर एक रेज ऑफ लाइट यानी कि लाइट रेज अगर यहाँ से क्या होता है चलता है, ठीक है, जब लाइट रेज चलता है तो हमने बताया कि जब कोई भी लाइट रेज फॉल्स करता है ट्रायंगुलर प्रिज्म पे तो वो क्या होता है, बेंड होता है किधर, थिकर पार्ट की ओर, तो ये बेंड हो जाएगा थिकर पार्ट की ओर। ठीक है, ये बेंड हो गया। अब यहाँ से देखिए ये जो बेंड होता है ये ऐसे बेंड होगा। ठीक है, ये रहा आपका, और यहाँ से देखो ये हमारा इंसिडेंट हो गया, और ये जो हो गया ये इमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये इमर्जेंट रे, ये होगा रिफ्रैक्टेड रे, इसको रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे, और इसको इमर्जेंट रे कहेंगे, इमर्जेंट रे। ठीक है, ये तीन रे हुए। पहला रे जब फॉल्स हुआ प्रिज्म पे तो वो बेस की ओर मुड़ा, इसमें बेस की ओर ही मतलब मुड़ता है। ठीक है, और उसके बाद जब सेकंड सरफेस यानी कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट पास थ्रू फर्स्ट सरफेस ऑफ ए ग्लास प्रिज्म then it bends toward the thicker part of a glass prism, and when it reaches the second surface of a glass prism it also bend toward the thicker part of the यानी कि base of a triangular prism। ठीक है, तो ये होता है इसका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ग्लास प्रिज्म के द्वारा, ऐसे होता है। ठीक है, यानी कि जब कभी भी रिफ्रैक्शन होगा प्रिज्म के द्वारा तो बस आप इतना नोटिस कीजिएगा कि जो लाइट रेज होगा वो हमेशा ऑलवेज बेंड होगा टुवर्ड द थिकर पार्ट ऑफ द प्रिज्म या बेस ऑफ द प्रिज्म, यानी कि बेस की ओर ही बेंड होता है। ठीक है, और एंगल ऑफ डेविएशन इसमें एक आता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन किसको कहते हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन चिल्ड्रन कहते हैं कि जो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि कितने का डेविएशन हुआ, विचलन होता है, यानी कि विचलित एंगल, विचलित कोण जिसको कहते हैं, विचलन कोण हिंदी में, उसको हम कहते हैं डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होगा जिसको हम एंगल ऑफ डेविएशन यानी डी से शो करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन किसको कहते हैं, अगर कोई पूछे एंगल ऑफ डेविएशन क्या है थ्रू इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, तो कहेंगे कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ओके चिल्ड्रन, लेट्स, तो इतना तो हमने जाना। अब इसके आगे हम जानेंगे कि क्या डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलेगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होती है, लाइट का टूटना क्या होता है, या फिर डिस्पर्स होना, फैलना, प्रकाश का फैलना, छितराना। ठीक है, स्कैटरिंग मतलब ही छितराना होता है, लेकिन यहाँ पे प्रकाश टूटता है, छितराता नहीं है बल्कि टूटता है 7 कलर्स में, उसको हम कहेंगे इस डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, ये तो हमने जाना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कैसे होता है और क्या है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ओके।
इसी डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण हमारा रेनबो का फॉर्मेशन होता है, यानी रेनबो जो बनता है इस डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण ही बनता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट रेज, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी कि प्रकाश का टूटना 7 रंगों में, स्प्लिटिंग अप ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स आर नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें देखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट में एक टॉपिक और आता है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट होता है कि द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड ऑन ए व्हाइट स्क्रीन व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। यानी कि द बैंड ऑफ 7 कलर्स, किसी भी एक स्क्रीन पे, व्हाइट स्क्रीन पे अगर 7 रंगों का जो बैंड यानी पट्टी फॉर्म होती है, कब, व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट या व्हेन ए बीम ऑफ लाइट रेज पासेस थ्रू द ग्लास प्रिज्म, जब वह ग्लास प्रिज्म के द्वारा गुजरती है कोई भी लाइट रेज, तो वो 7 रंगों में टूट जाती है। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि अगर ये व्हाइट लाइट रेज है, ये हमारा व्हाइट लाइट रेज है, बता रहा हूँ, ABC इस प्रिज्म का नाम दे दिया हमने, और ये व्हाइट लाइट रेज है जो कि यहाँ से जा रहा है और यहाँ से ये विचलित हो गई, ये 7 रंगों में टूट जाती है, 7 रंगों में टूटती है, 7 डिफरेंट कलर्स। एक 2 3 4 5 6 और ये मान ली इसी में 1 तो 7। ठीक है, ये 7 अलग अलग रंगों में टूट जाती है, जिसका हम नाम बोलते हैं विबग्योर के नाम से जानते हैं, विबग्योर। विबग्योर, ये विबग्योर हमारा स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इसको हम ऊपर से लिख दिए, सॉरी नीचे से लिखते हैं, VIBGYOR। ठीक है, यही हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट है, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, ये हमारे स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट है। ठीक है, इसी को हम स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि एक स्क्रीन है, यहाँ पे एक स्क्रीन है, जिस स्क्रीन पे ये व्हाइट लाइट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये स्क्रीन है और जिस पे ये 7 कलर्स क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, ये व्हाइट लाइट है। इंटर किया प्रिज्म के द्वारा, 7 रंगों में टूट गया, जिसका नाम विबग्योर। कौन कौन से होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग जो हैं फॉर्म्ड होते हैं जब कोई लाइट रेज प्रिज्म के द्वारा गुजरता है, यानी कि जब कोई व्हाइट लाइट रेज प्रिज्म पर पड़ता है और उससे रिफ्रैक्ट होता है, तो रिफ्रैक्शन के पश्चात जो वह उसका कलर मिलता है तो वो 7 रंगों में मिलता है। उन्हीं 7 रंगों के इस बैंड को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ओके, सो चिल्ड्रन एक बार मैं फिर बता दूं कि स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है, अगर जानते हैं आप सभी, लेकिन उसको अगर मैं एक्सप्लेन एक बार फिर से करता हूं कि बैंड spectrum, the band of 7 colors of white light formed on a white screen when a light rays passed, या when a beam of light rays passed through a glass prism is called spectrum of white light. Okay children, नेक्स्ट अब इसमें देखिए, अब ये तो था स्पेक्ट्रम की बात मैं कर रहा था, अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट जो कि हमारा आज का मतलब ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट था, इसके बारे में आप जानिए कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। तो dispersion of light, the splitting of white light into 7 colors on passing through a glass prism, and the split up of white light rays into 7 colors when a white light pass through a glass prism.
कह रहा है कि जब यही प्रक्रिया डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी कहलाती है, केवल ये 7 रंगों में बटना स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट होता है। लेकिन जब यह व्हेन लाइट रेज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, यह 7 रंगों में यही व्हाइट लाइट रेज टूट जाती है, 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो इन्हीं विभाजित होने के एक प्रकाश, इन्हीं श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना ही क्या कहलाता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। ओके चिल्ड्रन, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। और यहाँ पे मैं बता दूं कि जो डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट रेज ऑकर्स बिकॉज कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल्स एट ए डिफरेंट स्पीड। क्या है डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट रेज ऑकर्स, ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट घटित होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट, ये जो रंग होते हैं, 7 कलर्स जो होते हैं व्हाइट लाइट के, ये डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करते हैं, अलग अलग चाल से ये क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं, जिसके पश्चात 7 रंग हमारा बनता है या 7 रंग में विभाजित होता है। अगर ये कलर्स अलग अलग स्पीड से ट्रेवल नहीं करते हैं तो ये 7 रंग हमारा नहीं बनता। लेकिन जब व्हाइट लाइट रेज प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म से गुजरने के पश्चात ये जो 7 कलर्स होते हैं, इनकी जो स्पीड होती है ये क्या होती है? अलग अलग होती है, डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करते हैं, है ना। तो अगर कोई पूछ दे कि क्यों, वाई और डिस्पर्सन ऑफ लाइट हैपन, है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट की घटना जो होती है वो क्यों घटती है, या वाई द डिस्पर्सन ऑफ लाइट ऑकर्स, है ना, व्हेन पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, जब वह ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट की घटना क्यों घटित होती है, इसके बारे में तो आप बोल सकते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट ऑकर्स बिकॉज the colors of white light, yeah, the 7 colors of white light travels at a different speed when pass through a glass prism. That's it, यही इसका आंसर है। ओके, अब आगे देखिए, जो ये 7 कलर्स होते हैं जब ग्लास प्रिज्म में पड़ते हैं तो इच कलर, ये जो प्रत्येक कलर है ये रिफ्रैक्ट होते हैं। देख रहे हैं कि आप अलग अलग एंगल से रिफ्रैक्ट हुए हैं, क्योंकि अगर ये 7 कलर्स सेम एंगल से होते तो वो एक ही जगह होता ना। लेकिन जब ये अलग अलग स्पीड से चलते हैं तो अलग अलग स्पीड के चलने के पश्चात ही इनके द्वारा आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी कि आफ्टर रिफ्रैक्शन के पश्चात जो एंगल होता है वो भी, इनका रिफ्रैक्शन एंगल जो होता है वो भी अलग अलग होता है, ठीक है। यानी कि ये अलग अलग एंगल से डेविएट होते हैं, जिसके कारण ये 7 अलग अलग जगहों पे 7 रंगों में बिखर जाते हैं। और 7 अलग अलग एंगल बनने का कारण है कि यह इनकी स्पीड अलग होती है, क्योंकि जब स्पीड अलग होगी तो जैसे ही ये इसके थ्रू क्रॉस करेगा और इससे निकलेगा तो यहाँ पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा? जो कलर की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी वो बहुत पहले पहुंचेगा इस पर, और वही पहले क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे वायलेट की जो होती है स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वायलेट, ब्लू, यानी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है कि रेड की सबसे कम होती है स्पीड, ऑरेंज की उससे कम, येलो की उससे कम, ग्रीन की उससे कम, ब्लू की उससे कम, ठीक है। तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है और असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताया गया है, ठीक है, जिसको आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर इसको लिखना पड़े तो आप ऐसे लिख सकते हो, अरेंज कर सकते हो। ये रहा, इस फॉर्म में आप दिखा सकते हो। यानी कि वॉयलेट की स्पीड जो होती है, इसकी स्पीड को शो करना है, अरेंज करना है, तो इस हिसाब से कर सकते हैं। यानी कि वॉयलेट की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण सबसे पहले यह क्या होती है? रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि सबसे आगे निकल जाती है। ओके, चलिए तो अब आगे चलते हैं। और रेड कलर सबसे लास्ट में, यानी कि लिस्ट डेविएशन करता है, बहुत कम विचलित होता है। अब मैं बात करूँगा, ये तो हो गया डिस्पर्सन ऑफ लाइट की। अब मैं बात करूँ कि रिकॉम्बिनेशन भी होता है। 7 स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स जो होते हैं इनका रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन मतलब अब ये मिलकर रिकॉम्बाइंड होके ये एक साथ सारे जो 7 कलर्स मिलके फिर से एक रंग में बदल जाते हैं। कैसे?
अब ये मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होते हैं। और ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट को सबसे पहले बताया था न्यूटन ने 1665 में। 1665 में न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसका खोज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक वाइट लाइट रेज जो होता है वो 7 कलर्स रखते हैं, और उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट एक प्रिज्म के थ्रू किया और जो कि बताया 1665 में, जो कि हम जानते हैं, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट रेज का कह लें तो खोजकर्ता न्यूटन है, जिसको न्यूटन डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट डिस्क के यानी कि एक सीडी कैसेट के थ्रू भी दिया, जिसके द्वारा, और जो सीडी डिस्क के लिए थ्रू दिया है वो तो मान के चलिए कि ये रिकॉम्बिनेशन वाला है पोर्शन। रिकॉम्बिनेशन को एक सीडी डिस्क के थ्रू दिया, जिसको इस रिकॉम्बिनेशन को हम न्यूटन्स डिस्क लॉ भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन ने एक डिस्क के थ्रू एक नियम दिया जो कि बताता है कि जो वाइट लाइट रेज है और जो 7 कलर्स में बिखरे होते हैं, यानी कि फैले होते हैं, ठीक है, ये 7 रंगों में बिखरे होते हैं, वो फिर से उनको कंबाइन करके एक ही वाइट लाइट रेज में बदला जा सकता है। ठीक है, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट के खोजकर्ता कौन है? न्यूटन है। ओके, चलिए रिकम्बाइंड पढ़ते हैं अब कि रिकम्बाइंड कैसे होते हैं। रिकम्बाइंड क्या है? रिकम्बाइंड ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव वाइट लाइट। रिकम्बाइंड ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव वाइट लाइट। ओके, इसके बारे में हम जानेंगे कि रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, इसका फिर से रिकम्बाइंड कैसे होता है। चलिए चिल्ड्रन, मैं बताता हूँ कैसे होता है। 2 प्रिज्म हम लेंगे, इसको बनाने के लिए और जानने के लिए हमें 2 प्रिज्म की आवश्यकता होगी। वी नीडेड 2 प्रिज्म। ठीक है, पहले का नाम देते हैं ABC एंड दूसरे प्रिज्म का नाम देते हैं, और लेकिन जो दूसरा प्रिज्म हम रखेंगे वो उल्टा रखेंगे, यानी कि इन्वर्टेड रखेंगे, पहले प्रिज्म का उल्टा। ठीक है, formed recombined of spectrum colors to give white light, we uses 2 या we need या we take कह लें, हम लेते हैं 2 ग्लास प्रिज्म, 1 ग्लास प्रिज्म ABC एंड सेकेंड ग्लास प्रिज्म का नाम हम दिए PQR, और सेकेंड ग्लास प्रिज्म को कैसे रखते हैं? इन्वर्टेड पोजीशन में, है ना, यानी कि सेकेंड ग्लास प्रिज्म प्लेस्ड along with inverted position, यानी कि पहले ग्लास प्रिज्म को हम जो ले रहे हैं उसके along with, यानी कि उसके साथ हम दूसरे ग्लास प्रिज्म को लेंगे जो कि इन्वर्टेड होगा। किसका? इन्वर्टेड और फर्स्ट ग्लास प्रिज्म, यानी पहले ग्लास प्रिज्म का इन्वर्टेड होगा। ठीक है, चलिए तो अब इसके थ्रू हम आपको दिखाते हैं कि 7 कलर्स में कैसे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे व्हाइट लाइट रेज एक हो गया, ये 7 रंग में बिखर रहे हैं, 7 रंगों में बिखर रहे हैं। यहाँ से ये 7 कलर्स में क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं। ये 7 रंगों में बिखर गए। ठीक है, ये व्हाइट लाइट रेज जो है रिफ्रैक्शन के पश्चात 7 रंगों में बिखर गए, और जैसे ही, यानी कि व्हेन अ व्हाइट लाइट falls on the first surface of a first glass prism, it disperses into a 7 color, है ना, and the 7 colors reaches the second glass prism। ठीक ना, यानी कि जो 7 कलर्स है वो पहुंचते हैं कहाँ पे? सेकेंड ग्लास प्रिज्म के पास, ऑन द फर्स्ट सरफेस ऑफ द सेकेंड ग्लास प्रिज्म, यानी कि जो 7 कलर्स हैं रिचेज ऑन द फर्स्ट सरफेस ऑफ द सेकेंड ग्लास प्रिज्म, एंड थ्रू द सेकेंड ग्लास प्रिज्म इट रिफ्रैक्टेड
by a second surface of a second glass prism, and it combines ये कंबाइंड होते हैं एक ही जगह पे। चलिए इनको कंबाइंड करते हैं एक ही प्लेस पे। ये अब यहाँ से ये निकल गया, ठीक है। ऐसे ये कंबाइंड होते हैं, यानी कि व्हेन अ व्हाइट लाइट रेज फॉल्स ऑन द फर्स्ट surface of a first glass prism and it after and disperse into a 7 color, and this 7 colors goes या फिर reaches of the first screen of the second glass prism, and it also refracts, then it refract through a second surface of a second glass prism and recombine into a white light, white light। ये भी व्हाइट लाइट था, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे जब पहला व्हाइट लाइट रेस पहले प्रिज्म से जब क्या करता है, डिस्पर्स होता है 7 कलर्स में, तब वो 7 कलर्स को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। कौन? सेकंड ग्लास प्रिज्म। और एब्जॉर्ब करने के पश्चात वो उसको रिफ्रैक्ट करके फिर से वो एक लाइट रेज में चेंज कर देता है, यानी कि एक व्हाइट लाइट रेज में चेंज कर देता है, रिकम्बाइन करता है। सेकंड ग्लास प्रिज्म रिकम्बाइन दोज ऑफ 7 कलर्स इनटू 1 लाइट, ठीक है। तो इस तरह से इसका रिकॉम्बिनेशन होता है। अब बढ़ते हैं आगे हम रेनबो की तरफ कि रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है। अब पढ़ेंगे हम रेनबो फॉर्मेशन के बारे में कि रेनबो फॉर्मेशन आखिर कैसे होता है और क्यों होता है, ठीक है। चलिए रेनबो फॉर्मेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये रेनबो फॉर्मेशन रहा। रेनबो की फॉर्मेशन हम करेंगे, रेनबो फॉर्मेशन होता कैसे है और रेनबो कैसे बनता है, ठीक है। चलिए रेनबो फॉर्मेशन बनने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी 3 स्टेप में बनते हैं। फर्स्ट स्टेप को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। सेकंड स्टेप को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और थर्ड पॉइंट को कहते हैं क्या, रिफ्रैक्शन। ये तीसरा पॉइंट रिफ्रैक्शन, यानी कि इन्हीं तीनों पॉइंट के कारण रेनबो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कि इन्हीं तीनों पॉइंट के कारण रेनबो फॉर्मेशन होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान रखिएगा। ये 3 स्टेप प्रोसेस है, 3 स्टेप प्रोसेस, ठीक है। रेनबो फॉर्मेशन क्या है, 3 स्टेप प्रोसेस होता है, यानी 3 चरण की प्रक्रिया होती है और इसमें 3 चरण होते हैं, उसके बाद ही रेनबो का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको 3 स्टेप प्रोसेस भी हम कहते हैं रेनबो। अगर इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चलिए हम जानते हैं कि ये आखिर होता कैसे है और रेनबो का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए ये हम ले लेते हैं रेन ड्रॉप्स। ये क्या है, ये तीनों क्या है हमारा
ये तीनों क्या है, ये रेन ड्रॉप्स हैं, रेन ड्रॉप्स, वर्षा की बूंदें। ठीक है, क्योंकि वर्षा की बूंदों के कारण ही हमारा क्या होता है, रेनबो फॉर्मेशन होता है। अगर वर्षा की बूंदें नहीं हो तो रेनबो फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, अगर वर्षा की बूंदें ना हो तो रेनबो फॉर्मेशन ना हो, और रेनबो फॉर्मेशन होने का कारण है कि वर्षा की बूंदों के कारण रेनबो फॉर्मेशन होता है। चलिए तो देखते हैं कि कैसे रेनबो फॉर्मेशन होता है और कैसे नहीं होता है। चलिए, यहाँ पे अगर ये सन रेज इस वर्षा की बूंदों पे पड़ती है, ये सन रेज, ये क्या है, सन रेज। यहाँ पे मान लीजिए कि हम सन बना देते हैं, एक तो सन, ये सूर्य की किरणें हो गई जो कि यहाँ से निकल के रेन ड्रॉप्स पे पड़ता है, और जब रेन ड्रॉप्स पे पड़ता है तो यही बढ़ जाता है 7 रंगों में, डिस्पर्स हो जाता है। क्योंकि पहला स्टेप मैंने क्या बोला था, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन होता है। डिस्पर्सन का मतलब क्या, द स्प्लिट ऑफ व्हाइट लाइट रेज ऑन द व्हाइट स्क्रीन इनटू 7 कलर्स व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो यहाँ पे जो रेन ड्रॉप है ये ग्लास प्रिज्म का कार्य करता है, रेन ड्रॉप एज लाइक ए ग्लास प्रिज्म। ठीक है, क्योंकि ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, रेन ड्रॉप तो ट्रांसपेरेंट ही होता है ना, कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को हम ग्लास प्रिज्म कह सकते हैं, क्योंकि ग्लास प्रिज्म भी बना होता है किसका, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे रेन ड्रॉप से ये सनरेज पड़ा और ये 7 रंगों में टूट गया, 7 रंगों में टूट गया। ठीक है, ऐसे 7 रंगों में ये टूट गया। जब ये 7 रंगों में पहला टूट गया तो अब दूसरे में क्या होता है, देखिए दूसरा फिर से हम लेते हैं सन, दूसरे स्टेप में क्या होगा वो दिखाएंगे आपको। 7 स्टेप में तो पहले ही ये इसमें टूट गया था, पहले ही स्टेप में 7 रंगों में टूट गया था। ठीक है, ये पहले स्टेप का था, इतना तो पहले स्टेप में। अब यहीं से इसका टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये ऐसे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और इसके तत्पश्चात फिर से रिफ्रैक्शन होता है तीसरे वाले में, सन के ही थ्रू। ठीक है, ये फिर से ऐसे होता है और इसके तत्पश्चात ये ऐसे निकलता है। और ये 7 कलर्स हमारे आंखों पे इस तरह से पड़ते हैं, ये आंखों पे हमारे इस तरह से पड़ते हैं, और जो कि हमें दिखाई देते हैं 7 रंगों में। ठीक है, ये रहा रेनबो का फॉर्मेशन, यानी कि इस तरह से रेनबो फॉर्मेशन होता है। हाँ, अब चलिए अब कुछ टॉपिक की बात कर लेते हैं। ये तो हमारा फिगर था, और जब हम भी रेनबो फॉर्मेशन का, ये 3 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में कि रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, ये 3 मार्क्स का आता है। तो इसमें आपको लिखने की क्या आवश्यकता है ये मैं बताऊंगा कि क्या आप लिखेंगे इसमें। तो सबसे पहले जब रेनबो फॉर्मेशन आए आपके एग्जाम में तो आप इस फिगर को ड्रॉ करोगे और काफ़ी अच्छे से ड्रॉ करिएगा। ठीक है, अगर 3 स्टेप में नहीं करना है, डायरेक्टली करना है, एक स्टेप में दिखाना है, एक स्टेप में भी दिखा सकते हो, तीनों को एक ही स्टेप में दिखा सकते हो, लेकिन अगर इस तरह से करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा, तीनों स्टेप को अलग अलग लेकर। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसमें लिखेंगे क्या। पहले तो लिखेंगे रेनबो फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ 3 स्टेप, या रेनबो फॉर्मेशन इज ए 3 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप वेयर फर्स्ट स्टेप इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना, वेयर फर्स्ट स्टेप इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कि इसमें लिखेंगे कि वेयर फर्स्ट स्टेप द लाइट रेज फॉल्स ऑन ए raindrop, it split into a 7 colors, it split into a
7 colors, and then it is split into a 7 colors and goes to the second surface of a raindrop, and then it is totally internal reflection. Second step में क्या? It is totally internal reflection and then again goes back to a first surface of a raindrop, है ना? Again the first surface of a raindrop, it is refraction. It refract of all 7 colors in the atmosphere. Then this process, then by this process the rainbow is formed in the atmosphere. Clear children? यानी कि मैं इतना ही बताया हूँ कि पहले प्रोसेस में, यानी कि पहले स्टेप में क्या होता है कि सूर्य की किरणें जब भी रेनड्रॉप से पड़ती है, रेनड्रॉप के फर्स्ट सरफेस पे पड़ती है, इट स्प्लिट अप इनटू अ 7 कलर्स एंड गोज टू द सेकंड सरफेस ऑफ अ रेनड्रॉप. वो सेकंड सरफेस पे जाती है एंड व्हेन इट गो रीचेज द 7 कलर्स ऑफ a second surface, have a second surface, it again goes back to the first surface. या फिर वहां कह लेंगे कि the second surface is totally internal reflection and goes back to the 7 colors on the first surface. ये पहले surface पे इसको भेज देती है, और जब पहले surface पे आता है again the first surface of a raindrop is refract of all 7 colors into the atmosphere. वो हमारे एटमोस्फेयर में सारे 7 कलर्स को क्या कर देता है? फैला देता है, जिसके कारण, और यही प्रक्रिया के कारण हमारा रेनबो का फॉर्मेशन होता है. ओके चिल्ड्रन, क्लियर? सो रेनबो फॉर्मेशन आपका यहाँ क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ ही पाओगे. अब हम बात करेंगे आपका किसके बारे में? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है और इसको हम कैसे होता है और क्या होता है, ठीक है? चलिए इसको मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से और आप समझ भी पाओगे. जिसको हम वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही तारे जो है ट्विंकलिंग करते हैं, यानी कि तारे हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं. एक्चुअली वो तारे ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, बट ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं, ठीक है? और उसके बाद एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, यानी कि सूर्य का पहले उगता हुआ दिखाई देना और डूबने के पश्चात दिखाई देना, ठीक है? ये सारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है. तो कैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कारण होता है उसके बारे में हम जानेंगे. तो चिल्ड्रन ये आप इससे पहले बता दीजिए, अगर मैं कहूँ कि एटमॉस्फेयर जो है हमारा, वातावरण जो है हमारा, वो क्या, एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस. एटमॉस्फेयर जो हमारा बना होता है वो डिफरेंट गैसेस से बना होता है कि नहीं? बिल्कुल बना होता है. आप बोलोगे यस. यस, तो बिल्कुल सही है कि एटमॉस्फेयर जो हमारा होता है वो डिफरेंट गैसेस से बना होता है. और जब डिफरेंट गैसेस से बना होता है तो उन डिफरेंट गैसों की जो डेंसिटी होती है वो भी हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर में अलग अलग होती है, यानी डिफरेंट होती है. यानी एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस विद डिफरेंट डेंसिटी, है ना? एटमॉस्फेयर जो है वो डिफरेंट गैसेस से और डिफरेंट डेंसिटी के कारण बना होता है, यानी उनकी डेंसिटी भी क्या होती है? डिफरेंट होती है. तो जिसके कारण ये रिफ्रैक्शन होता है. और जो होता है वो कैसे होता है वो मैं बताऊंगा आपको. चलिए देखिए कैसे रिफ्रैक्शन होता है मैं बता रहा हूँ. ये मान के चलिए कि हमारा क्या हो गया? अर्थ हो गया. ये अर्थ हो गया, सपोज दैट ये अर्थ हो गया, है ना? और इसके चारों तरफ ये लेयर हैं डिफरेंट गैसों के.
ये लेयर हो गए, ये सारे क्या है, ये तो अर्थ है, जिस पे हम रहते हैं, इस पे हम रहते हैं, ये अर्थ है। और ये जो इनके लेयर हैं क्या है, डिफरेंट गैसेस का लेयर है, ठीक है। और अगर सन रेज ये सन मान लीजिए, और इसका जो सन रेज है वो जब आता है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, ये इंटर किया, तो जैसे इंटर किया यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक ना। यानी कि ये मुड़ता हुआ थोड़ा थोड़ा विचलित होता हुआ आता है और एक्चुअली हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से दिखाई पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे जो सन रेज है ये जब इंटर किया हमारे एटमॉस्फेयर में, है ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है ये मैं बता रहा हूँ आपको, और समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छी टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये सन रेज, सन से जो रेज निकला हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचा, और एटमॉस्फेयर में पहुंचने के तत्पश्चात डिफरेंट लेयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर के, उससे उसमें जब इंटर किया तो वहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, तब जाके हमारे आंखों पे यानी हमारे पृथ्वी पे पहुंचा, है ना, वही हमें दिखाई पड़ता है। तो इसमें इसको लिखेंगे क्या, इससे हमें क्या पता चलता है, इतने से हमें इस फिगर से क्या पता चलता है ये जानना है कि इस फिगर से क्या पता चलता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, तो द रिफ्रैक्शन इन द एटमॉस्फेयर, द रिफ्रैक्शन इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट लेयर ऑफ गैसेस, due to different layer of gases with different densities, है ना, the light rays refract, है ना। in the atmosphere the sun rays reached in the atmosphere, when the sun rays reach in the atmosphere of different layer with different densities, it refract and then फाइनली रीच टू द अर्थ, वो फिर फाइनली कहाँ पहुँचता है, अर्थ के पास पहुँचता है। तो हम इसमें अगर इसको लिखने के लिए आएगा तो हम लिख सकते हैं कि द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट caused by the different layer of the atmosphere with different densities, है ना, is called atmospheric रिफ्रैक्शन, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यानी कि जब सूर्य की किरणें जब हमारे पृथ्वी के, हमारे वातावरण के अलग अलग गैसों की परत से गुजरकर, ठीक है, गैसों के अलग अलग परत के अलग अलग घनत्व से गुजरकर जब हमारे पास पहुंचता है तो वही क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहलाता है। वहां पे जो रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया होती है किसके कारण, क्योंकि अलग अलग उसको डेंसिटीज मिलती है, डेंसिटीज जब अलग अलग होगी तो उसके पश्चात रिफ्रैक्शन भी तो अलग अलग होगा, तो वही रिफ्रैक्शन अलग अलग, सेम डेंसिटीज होता तो सेम रिफ्रैक्शन होती सबकी। ये लाइट रेज बेंड ही नहीं होती, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया होती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक या ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण। और अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण क्यों, क्योंकि जो अर्थ के एटमॉस्फेयर है इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ गैसेस विद डिफरेंट डेंसिटीज। जब डिफरेंट डेंसिटीज से बना है तो उससे जो रिफ्रैक्शन होगा वो भी तो अलग अलग तरीके से होगा, अलग अलग वे से होगा, अलग अलग एंगल से होगा। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि डेंसर टू रेयर या रेयर टू डेंसर में जाता है तो बेंड होता है या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऐसा क्यों, क्योंकि जो रेयर का जो डेंसिटीज होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है, जिसके कारण उससे रिफ्रैक्शन कम होता है। लेकिन जो डेंसर का डेंसिटीज होता है वो ज्यादा होता है, जिसके कारण उससे रिफ्रैक्शन अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सारी चीजें थी चिल्ड्रन। हम कह सकते हैं अगर एक्सप्लेन करेंगे 2 नंबर में पूछता है, 2 मार्क्स का हमारा पूछता है एग्जाम में, तो उसमें लिखेंगे इतना ही कि इन द एटमॉस्फेयर या द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विद डिफरेंट डेंसिटीज इज कॉल्ड क्या, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इज नोन एज एटमॉस्फेरिक
रिफ्रैक्शन। क्लियर चिल्ड्रन? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें कि आगे इसी का टॉपिक है, इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के द्वारा कुछ नेचुरल फेनोमेना ऑकर्स होते हैं, यानी घटते हैं। सम ऑफ द ऑप्टिकल फेनोमेना इन नेचर विच ऑकर ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कुछ प्राकृतिक जो है फेनोमेना घटती है इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, जिसका पहला टॉपिक है, पहला नाम है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना। चलिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देखते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है उसके बारे में जानते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है, और इसको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा और समझने का प्रयास भी कीजिएगा। और उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, लेकिन आप समझ कितना पा रहे हैं ये तो आपके रिस्पॉन्स से पता चलेगा। तो रिस्पॉन्स हमें ज़रूर दीजिएगा कि आप कितना समझ रहे हैं हमारे इस वीडियो से। चलिए तो अब मैं बता दूं आपको कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैसे होता है, क्यों होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। आप चिल्ड्रन फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दो कि क्या स्टार ट्विंकलिंग एक्चुअली करता है? स्टार एक्चुअली ट्विंकलिंग करता है? नहीं करता, ठीक है। ये ट्विंकलिंग है क्या? स्टार का ट्विंकलिंग करना मतलब ट्विंकलिंग है क्या? ट्विंकलिंग मतलब क्या? तो ट्विंकलिंग मतलब टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ना। टिमटिमाने का क्या तत्पश्चात, जैसे कि अगर कोई लाइट क्या करता है, समटाइम्स बिकम ब्राइट एंड समटाइम्स बिकम डिम, यानी कभी कभी वो क्या होता है, चमकीला दिखाई पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो कभी कभी बहुत डिम दिखाई पड़ता है। तो जब ऐसा होता है, यानी कभी बहुत ज़्यादा चमकता है तो कभी बहुत ज़्यादा डिम हो जाता है, तो ऐसा दिखाई पड़ना, ठीक है, कभी ब्राइट कभी डिम, कभी ब्राइट कभी डिम, तो ऐसा लगता है हमें कि वो टिमटिमा रहा है ना। एक्चुअली जो हमारे डेकोरेशन लाइट होते हैं ये भी टिमटिमाते नहीं हैं, जो जैसे कि देखते हैं कि ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं जब हम डेकोरेट करते हैं अपने, जैसे दिवाली वगैरह, मतलब कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें हम डेकोरेट करते हैं, तो उसमें वो लाइट ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक्चुअली वो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। वो कभी क्या होते हैं कि ब्राइट होते हैं तो कभी डिम होते हैं, कभी ब्राइट होते हैं कभी डिम होते हैं, जिसके कारण वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे चिल्ड्रन ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है ये मैं बताऊंगा, और ये कैसे होता है इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों और कैसे होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 2 स्टेप लिखेंगे, इसमें 2 ही स्टेप लिखेंगे ही लिखेंगे, इसके अलावा और तीसरा स्टेप नहीं लिखेंगे। ये भी 2 मार्क्स के आते हैं कि हाउ डज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ऑकर्स इन द एटमोसफियर, है ना, या हाउ डज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ऑकर्स, ठीक है। तो इसमें जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसमें 2 स्टेप केवल लिखेंगे, ओनली 2 स्टेप वी राइट। फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट स्टेप लिखेंगे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इन द एटमोसफियर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप लिखेंगे क्या, कि दूसरा स्टेप लिखेंगे द लाइट रेज, है ना, द लाइट रेज कम्स इन द एटमोसफियर with different intensity of light. Due to this, it appears as a twinkling. It appears as a twinkling. दूसरा step, the light rays enter through our atmosphere या enter our atmosphere, है ना, with different intensity, with different intensity. क्योंकि जो लाइट रेज स्टार के द्वारा जो आता है, यानी द लाइट कम्स फ्रॉम स्टार्स एंड फॉल्स या इंटर्स आवर एटमोसफियर विद डिफरेंट इंटेंसिटी। जो लाइट रेज आती है हमारे स्टार से हमारा एटमोसफियर में प्रवेश कर दी है, तो उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, जिसके कारण हमारा वो अपीयर्स होता है क्या, ट्विंकलिंग करता हुआ, इट अपीयर्स ट्विंकलिंग, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे होता है। ये तो 2 स्टेप मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये होता कैसे है ये मैं बताने वाला हूँ।
तो चलिए फिर से मैं एक बना लेता हूँ, क्या अर्थ बना लेता हूँ, ठीक है, और इसके चारों तरफ के गैसेस बना लेते हैं, ठीक है। ये इसके चारों तरफ राउंड करते हुए, क्योंकि हमारा अर्थ रोटेट करता है उसके साथ साथ हमारा एटमॉस्फेयर भी रोटेट करता है, ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट लेयर होते हैं गैसेस के, अलग अलग परतें होती हैं और हर जगह एक ही डेंसिटी नहीं होती, कहीं ज़्यादा होता है तो कहीं कम होता है, उसके लेयर कम होते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि हमें जो लाइट आती है स्टार से वो क्या होती है, जहाँ कम होता है, यानी कि जहाँ कम होता है वहाँ से तो ज़्यादा हमें लाइट मिलती है, लेकिन जहाँ ज़्यादा लेयर होता है, जहाँ कम लेयर होता है वहाँ से ज़्यादा लाइट, और जहाँ ज़्यादा लेयर होता है, मोटी लेयर होती है, जहाँ ज़्यादा डेंसिटी होती है, जहाँ एक्स्ट्रा डेंसिटी होता है उस गैसेस का, तो वहाँ से हमारा रिफ्लेक्शन जो होता है लाइट का वो क्या होता है, ज़्यादा कम होता है। और जब जहाँ कम डेंसिटीज होती हैं गैसों का वहाँ से रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। तो मान लीजिए कि ये स्टार है, ये हमारा स्टार है, ठीक है, इससे जो लाइट रेज आ रही है, ठीक है, तो ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट करते हुए आती है, रिफ्रैक्ट करते हुए आती है, ठीक है। तो जब ये रिफ्रैक्ट करते हुए आती है तो ये डिफरेंट लेयर को क्रॉस करके आती है, जब डिफरेंट लेयर को क्रॉस करके आती है तो क्या होता है कि हमें कहीं कभी ज़्यादा रोशनी हमारे आंखों तक पहुंचती है तो कभी हमारे आंखों तक कम रोशनी पहुंचती है, जिसके कारण ये स्टार्स क्या होते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ओके चिल्ड्रन, अब इसमें मैं बात करूं कि हाँ, इसमें मैं बात करूं कि ऐसा क्यों, क्या प्लेनेट भी ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देता है, या पूछता है क्वेश्चन कि वाई अ स्टार इज ट्विंकलिंग बट प्लेनेट डू नॉट, लेकिन प्लेनेट क्यों नहीं, बट प्लेनेट वाई नॉट, या प्लेनेट डू नॉट, प्लेनेट नहीं करता, ऐसा क्यों। तो चिल्ड्रन मैं आपको बता दूं, जो स्टार्स होता है वो हमसे बहुत दूर होता है, जो स्टार्स होता है वो हमसे क्या होता है, बहुत दूर होता है, जिसके कारण वह when the atmosphere reflects, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि जो स्टार होता है वो टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन प्लैनेट क्यों नहीं। तो मैं बताऊं कि जो स्टार होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत हमसे दूर होते हैं, कि पृथ्वी से बहुत ज़्यादा ही दूर होते हैं। द स्टार्स आर वेरी वेरी स्मॉल टू अस, वो हमसे बहुत वेरी वेरी स्मॉल टू अस, यानी कि हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं, यानी कि छोटे प्रतीत होते हैं, बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि सो स्टार्स कैन बी कंसिडर्ड या वेरी वेरी फॉर ऑफ, यानी बहुत दूर होते हैं, इस वजह से हमें क्या बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। इस वजह से जब स्टार्स बहुत दूर होते हैं तो उसका पॉइंट ऑफ सोर्स, यानी कि पॉइंट ऑफ सोर्स जो होता है ऑफ लाइट वो एक ही होता है, कॉन्सिडर टू, यानी कि वो एक पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट के थ्रू होता है। जैसे कि वो एक लाइट का पॉइंट दिखाई पड़ता है हमें, जैसे कि वहाँ से एक बिंदी दिखाई पड़ती है, यहाँ से अगर हम अर्थ से देखते हैं स्टार को तो वह एक बिंदी दिखाई पड़ती है, ठीक है। जैसे कि मान लिए कि ये स्टार्स हो गए, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में, ये ऐसे स्टार्स हो गए हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि अगर एक स्टार की बात करें कि एक स्टार हो गया, अगर एक स्टार को मैं फोकस करता हूँ, किसी एक स्टार को देखते हैं हम, अगर फोकस करते हैं तो एक लाइट, यानी पॉइंट ऑफ सोर्स के, पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का एक बिंदु दिखाई पड़ता है, ठीक है, केवल एक बिंदु दिखाई पड़ता है। लेकिन प्लैनेट की बात करते हैं अगर, तो प्लैनेट उससे काफ़ी नज़दीक होता है, प्लैनेट उससे काफ़ी नज़दीक होता है, ठीक है। पृथ्वी से, ये पृथ्वी हो गया हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, और ये पृथ्वी हो गई। पृथ्वी से स्टार जहाँ इतना दूर है, वहीं जो प्लैनेट होता है वो इसके नज़दीक होता है, ठीक है। और जब नज़दीक होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात इतना ही आपको समझाना चाहता हूँ कि स्टार्स एक केवल पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट होता है, यानी कि स्टार्स केवल एक ही बिंदु दिखाई पड़ता है लाइट के, प्रकाश का एक बिंदु की तरह दिखाई पड़ता है, प्रतीत होता है हमें। लेकिन जो प्लैनेट होते हैं ये नज़दीक होते हैं, किससे, क्लोजर टू द स्टार, द अर्थ, द प्लैनेट इज
वेरी क्लोजर टू द अर्थ, यानी अर्थ के बहुत करीब होते हैं, है ना। लेकिन स्टार जो होता है वो काफ़ी दूर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमें बहुत छोटा दिखाई पड़ता है और बहुत एक बिंदु यानी प्रकाश के एक बिंदु की जैसे दिखाई प्रतीत होता है। लेकिन जो प्लैनेट होते हैं इसमें ऐसे कई सारी बिंदुएं पॉइंट ऑफ सोर्स दिखाई पड़ती हैं, यानी कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट नज़दीक होने के कारण इसके पास बहुत सारे समूह होते हैं प्रकाश के बहुत सारे समूह होते हैं, पॉइंट होता है, बिंदु होते हैं, यानी प्रकाश के बिंदुओं का एक समूह होता है इसके पास, ठीक है। इसके पास प्रकाश के बिंदुओं के कई सारे समूह होते हैं, लेकिन इस यहाँ से स्टार्स का केवल एक ही दिखाई पड़ता है, जिसके कारण इससे एक सिंगल लाइट रेज आती है, ठीक है, और इससे लाइट रेज निकलती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्लैनेट्स में रिफ्रैक्शन नहीं हो पाता। इसका रिफ्रैक्शन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जो ज़्यादा लाइट रेज होता है, ये तो एक पॉइंट ऑफ लाइट रेज है, एक ही पॉइंट ऑफ लाइट रेज है, ठीक है। तो जब एक पॉइंट ऑफ लाइट रेज है और जिसके कारण जो प्रकाश इस पर पड़ रही है पृथ्वी पर, तो ये रिफ्रैक्शन कर लेता है, और रिफ्रैक्शन करने के पश्चात विभिन्न लेयर से क्या होता है, पहुंचता है हमारे अर्थ पे। तो जिसको कभी डीम लाइट पहुंचता है हमारे आंखों पे, तो कभी हमारे आंखों पे ज़्यादा लाइट पड़ता है, यानी कि जब ज़्यादा लाइट पड़ता है हमारी आंखों पे तो हमें चमकीला दिखाई पड़ता है, और जब डीम लाइट पड़ता है और बाकी लाइटें क्या होती है, इधर उधर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें तारे जो होते हैं वो धुंधला दिखाई पड़ते हैं, यानी कम दिखाई पड़ते हैं। इसके कारण हमें स्टार्स ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स में पॉइंट ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट होता है। तो इससे जो कभी यानी कि इससे कुछ डीम लाइट वाले भी होते हैं, कुछ पॉइंट ऑफ कलेक्शन जो होता है वो डीम लाइट का होता है, तो कुछ पॉइंट ऑफ कलेक्शन जो होता है उसमें ब्राइट लाइट का होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे जब ये ब्राइट लाइट और जैसे इंटर करेगा तो ये डीम लाइट ब्राइट लाइट, डीम लाइट ब्राइट लाइट होगा, ठीक है। तो ये डीम लाइट और ब्राइट लाइट आपस में कंबाइन हो जाते हैं और ये न्यूलिफाइड हो जाते हैं, यानी कि इससे कोई रिफ्रैक्शन हमें पता नहीं चलता, इसका कोई रिफ्रैक्शन पता नहीं चलता। ये समान रेज हमारे स्केल जो लाइट रेज पड़ते हैं हमारी आंखों पे, ये एक समान पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ उसमें जो होते हैं, यानी कि जो प्लैनेट के पास होता है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट होता है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि प्लैनेट्स के पास कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट होता है, जिसमें कुछ पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट ब्राइट होते हैं तो कुछ पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट डीम होते हैं, ठीक है। और उसके कारण जब यहाँ से लाइट रेज निकलती है उन पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट से प्लैनेट्स के, तो वो जब एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर से जब हमें हमारे पृथ्वी पर पहुँचती है तो उसमें जो डीम और ब्राइट आपस में ही क्या हो जाते हैं, नलिफाइड हो जाते हैं, यानी कि कैंसिल हो जाते हैं। डीम ब्राइट मिलकर ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, एक सेम लाइट बना लेता है, और जिससे इसका रिफ्रैक्शन नहीं हो पाता हमारे एटमॉस्फेयर में। इसके कारण ये हमें टिमटिमाता हुआ प्रतीत यानी ट्विंकलिंग करता हुआ प्रतीत नहीं होता, ठीक है चिल्ड्रन। जैसा कि बताया जाए कि द स्टार अपीयर्स वेरी स्मॉल टू अस एंड दैट्स वाई दे आर वेरी वेरी फार ऑफ, क्योंकि यह हमारे से बहुत दूर होता है। सो द स्टार कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। तो इसमें एक पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट होता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब ये हमारे पृथ्वी पर पहुंचता है तो ये कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर इज एबल टू कॉज वेरिएशन इन द लाइट कमिंग फ्रॉम पॉइंट साइज, यानी कि जो किसी पॉइंट साइज से जो लाइट रेज आता है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। लेकिन जो प्लैनेट का होता है, मैं प्लैनेट की बात करूं अगर, तो प्लैनेट जो होता है वो क्या, ऑन द अदर हैंड द प्लैनेट्स अपीयर्स टू बी क्वाइट बिग टू अस बिकॉज मच नियरर टू द अर्थ, क्योंकि यह बहुत नज़दीक होता है, ठीक है। एंड सो ए प्लैनेट कैन बी कंसिडर्ड टू बी ए कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। द डिमिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय सम ऑफ द पॉइंट सोर्स of light in one part of the planet is nullified by the brighter effect produced by the point source। कह रहा है कि ये नलिफाइड हो जाते हैं, यानी कैंसिल हो जाते हैं। कुछ पार्ट जो होते हैं इसके डीम होते हैं और कुछ पार्ट जो ब्राइटर होते हैं, ठीक है। तो उसके कारण यानी कि ये जो डीम इफेक्ट होते हैं, यानी डीम पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट जो होता है
और वो ब्राइटर पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट से नलीफाइड हो जाते हैं, यानी कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, कैंसिल होने के पश्चात क्या होता है, thus on the whole the brightness of a planet always remains। इस प्रकार जो ब्राइटनेस होता है प्लेनेट का वो हमेशा एक समान हो जाता है, और एक समान होने के पश्चात वह हमें टिमटिमाता हुआ does not appears to twinkle, that's why they do not appears to twinkle। यानी कि इस प्रकार जब वो सेम हो जाते हैं, सेम होने के कारण ये हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, द कंटिन्यूसली चेंजिंग द एटमॉस्फेयर इज अनेबल, द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर अनेबल टू कॉज वेरिएशन इन द लाइट कमिंग फ्रॉम अ बिग साइज प्लेनेट। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट होता है जिसके कारण ये हमारा एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, तो ये हमें ब्राइट और डीम का इफेक्ट दिखाता है, और ये इसका वेरिएशन होता है इसके लाइट का, जो कि एक ही पॉइंट साइज से आता है। लेकिन यहाँ पे जो प्लेनेट की होता है, प्लेनेट में कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ सोर्स होते हैं, कुछ डीम कुछ ब्राइट होते हैं, और जब यह क्या होते हैं कि डीम और ब्राइट पार्ट्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और सेम लाइट रेज क्या होता है हमारे आंखों पर पड़ता है। ठीक है, जिसके कारण ये प्लैनेट्स क्या अपीयर्स हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं, यानी ट्विंकलिंग करते हुए अपीयर्स नहीं होते हैं। ओके चिल्ड्रन, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। कह रहे थे स्टार्स जो है वो एक्चुअली हायर क्यों दिखाई पड़ता है। रही बात अब इसकी, मैं बता दूं कि स्टार्स एक्चुअली हायर क्यों दिखाई पड़ता है। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द स्टार सीम्स टू बी हायर इन द स्काई देन द एक्चुअली एज। जो स्टार होते हैं वो अपने एक्चुअल पोजीशन से काफ़ी ऊंचे दिखाई पड़ते हैं। क्यों ऐसा? तो ऐसा भी होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही, क्योंकि जो लाइट रेज हमारा पृथ्वी पर यानी कि आता है हमारे एटमॉस्फेयर से हमारे पृथ्वी पर या हमारे आंखों पर पड़ता है, वो क्या होता है और कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए कि ये स्टार है, ठीक है, और ये स्टार है, ठीक, और ये हमारा नेत्र है, ठीक है। इससे जो आया लाइट रेज हमारी आंखों पर, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से होते हुए हमारी आंखों पर पड़ा, ठीक है। और जब यह पड़ा ये डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया, और यहाँ से लाइट रेज आया बेंड करता हुआ ये हमारी आंखों पर पड़ा, ठीक है। और जब ये हमारी आंखों पर पड़ा तो एक्चुअली ये तो ऐसे आया है, लेकिन ये जो दिखता है हमें सीधा यहाँ दिखता है, यानी कि एपरेंट इमेज दिखता है। एक्चुअली इमेज स्टार का नहीं दिखता, हमें जो दिखाई पड़ता है वो एपरेंट आभासी प्रतिबिंब होता है स्टार का, ठीक है। तो चिल्ड्रन, इसमें भी हम लिखेंगे कि द स्टार्स अपीयर्स हायर देन द एक्चुअली हाइट ऑफ द स्टार। द स्टार्स appears to be higher in the sky than the actual due to atmospheric refraction, and when the light rays come from the star, है ना, and enters through a different layer of gases with different densities, है ना, it refract and then reaches our eyes. So जो उसकी एक्चुअल इमेज बनती है, जो उसका एक्चुअल इमेज बनता है, that's why the apparent image is formed in the sky which is higher to the actual position of the star। यानी कि जब स्टार का लाइट रेज हमारे आंखों पर एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर से होते हुए डिफरेंट डेंसिटी के कारण जो उसका रिफ्लेक्शन होकर हमारे आंखों पर पहुंचता है,
तो उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो एक्चुअल नहीं बल्कि अपरेंट प्रतिबिंब फॉर्म होता है, जिसको हमारी आंखें देखती है ना। जिसके कारण जो स्टार्स है वो अपनी एक्चुअल ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई पड़ता है या दिखाई देता है। ओके चिल्ड्रन, आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या? नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डिले सनसेट एंड एडवांस सनराइज टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो याद चाहते हैं आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। बाय बाय एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक्स भी करते रहिए हमारे वीडियो को, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे और हम आपके लिए वीडियो ऐसे ही बनाते रहें। सो चिल्ड्रन, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।